नमस्कार। बचपन में रटे हुए कुछ बुनियादी तथ्य तो याद ही होंगे, पर आज उन बातों को सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की कहानी को समझना है। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये कोई उबाऊ परीक्षा नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया, हमारे देश और हमारे इतिहास को एक नए नजरिए से देखने का मौका है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवालों की किसी लंबी सूची में उलझने के बजाय हमने आज के इस सफर को 3 अलग-अलग और मजेदार हिस्सों में बांटा है। पहला, हमारी राष्ट्रीय पहचान, दूसरा, इतिहास और विरासत, और तीसरा, हमारी प्राकृतिक दुनिया। आइए सीधे अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, हमारी राष्ट्रीय पहचान। उन प्रतीकों की बात करते हैं जो असल में एक राष्ट्र को परिभाषित करते हैं। शुरुआत भूगोल और राजनीति के एक बेहद बुनियादी सवाल से। भारत की राजधानी क्या है? ये हमारे देश का दिल है, प्रशासनिक केंद्र है, लेकिन क्या ये हमेशा से ही राजधानी था? चलिए विकल्पों पर नजर डालते हैं। हमारे सामने 4 प्रमुख महानगरों के नाम हैं। मुंबई, जो आर्थिक राजधानी है, कोलकाता, जो कभी ब्रिटिश काल में सत्ता का केंद्र हुआ करता था, नई दिल्ली, या फिर दक्षिण का अहम शहर चेन्नई। सही जवाब शायद दिमाग में आ ही गया होगा। बिल्कुल सही जवाब है नई दिल्ली। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि हमारे इतने बड़े लोकतंत्र की धड़कन है। एक दिलचस्प बात पता है, साल 1911 में ही राजधानी को आधिकारिक तौर पर कलकत्ता से यहाँ लाया गया था, जिसने आधुनिक भारत की पूरी दिशा ही तय कर दी। चलिए राजधानी से आगे बढ़कर अब अपनी समृद्ध वन्यजीव विरासत की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? विशालकाय हाथी, जंगल का राजा शेर, फुर्तीला बाघ या फिर मोर? हमारे जैव विविधता इतनी कमाल की है कि ये चुनाव वाकई बहुत मायने रखता है। सही जवाब है बाघ। ये शानदार जीव हमारी जमीन की असीम शक्ति और शान को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों को बचाने के लिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, और उससे पहले ये उपाधि शेर के पास हुआ करती थी। अब जब वन्य जीवों की बात हो ही रही है, तो जरा आसमान की तरफ भी देख लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कबूतर या हंस? इनमें से एक पक्षी ऐसा है जो सदियों से भारतीय कला, संस्कृति और कहानियों का एक अहम हिस्सा रहा है। जी हाँ, जवाब है मोर। ये पक्षी सुंदरता और लालित्य का एक बेजोड़ प्रतीक है। सावन के मौसम में जब मोर अपने शानदार पंख फैलाकर नाचता है, तो वो नज़ारा हमारी संस्कृति की असल जीवंतता को पूरी तरह से बयां कर देता है। इस श्रेणी को खत्म करने से पहले खेलों का जिक्र तो बनता ही है। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, जिसका बुखार हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है, या फिर हॉकी, फुटबॉल, या अपना स्वदेशी खेल कबड्डी? ये थोड़ा उलझाने वाला हो सकता है। भले ही क्रिकेट आज सबसे ज्यादा देखा और खेला जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना जाता है, और इसका कारण है हमारा वो गौरवशाली इतिहास, जहां भारतीय हॉकी टीम में ओलंपिक्स में 8 स्वर्ण पदक जीतकर दशकों तक पूरी दुनिया पर राज किया था। क्या कमाल का दौर था वो। चलिए अब हम अपने दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, इतिहास और विरासत। इस हिस्से में बात होगी उन स्मारकों, शब्दों और कानूनों की जिन्होंने इस राष्ट्र को आकार दिया है। शुरुआत करते हैं वास्तुकला के एक विश्व प्रसिद्ध अजूबे से। ताजमहल के शहर में स्थित है। क्या ये दिल्ली में है, पिंक सिटी जयपुर में, आगरा में, या फिर नवाबों के शहर लखनऊ में? सही जवाब है आगरा। यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से बना ताजमहल सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, और इसे बनने में 20 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था। सच में एक अद्भुत कृति। इतिहास सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि उन शब्दों से भी बनता है जो आने वाली कई पीढ़ियों में जोश भर देते हैं। जय जवान जय किसान का ये बेहद प्रभावशाली नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू? ये कभी न भूलने वाला नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। 1965 के युद्ध और उसी दौरान आए अन्न संकट के वक्त इन शब्दों ने सीमा पर डटे सैनिकों और खेतों में पसीना बहा रहे किसानों दोनों के सर्वोच्च महत्व को एक ही धागे में पिरो दिया था।
चलिए अब नागरिक ज्ञान को थोड़ा परखते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? ये हमारे लोकतंत्र के सबसे अहम दस्तावेज से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ सबसे पेचीदा और अहम पॉइंट है 26 यानी 26 नवंबर। यही वो ऐतिहासिक तारीख है जब भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। लागू तो ये 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन इसे अंगीकृत 26 नवंबर को ही कर लिया गया था। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी राउंड में, प्राकृतिक दुनिया। चलिए थोड़ा ग्लोबल चलते हैं और अपनी पृथ्वी के भूगोल को खंगालते हैं। एक बहुत ही विशाल भौगोलिक सवाल के साथ थोड़ा रोमांच बढ़ाते हैं। हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हम जानते हैं कि धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी है, लेकिन सबसे बड़ा जल निकाय आखिर है कौन सा? विकल्प हैं अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या आर्कटिक महासागर। इनमें से एक महासागर इतना विशाल है कि वो बाकी सभी को आकार के मामले में मीलों पीछे छोड़ देता है। अब अंतिम अनुमान लगाने का समय है। सही जवाब है प्रशांत महासागर। ये सिर्फ सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि इतना विशाल है कि अगर धरती के सारे महाद्वीपों को एक साथ मिला भी दिया जाए ना, तो भी वे सबके सब इस अकेले महासागर में आसानी से समा जाएंगे। सोचिए जरा, कितना विशाल होगा ये। इस आखिरी राउंड को समेटते हुए कुछ और सदाबहार तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं, जैसे कि एक सार्वभौमिक सत्य, सूरज हमेशा पूर्व दिशा से ही उगता है। और दूसरा, माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में शान से खड़ा है। ये दोनों ही चीजें प्रकृति की असीम ऊंचाइयों और उसकी भव्यता का जीता जागता सबूत हैं। तो इन बुनियादी तथ्यों के इस सफर के बाद ये सोचने वाली बात है कि आज कितने जवाब सही निकले। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, इस विशाल दुनिया में और कितने अनगिनत रहस्य हैं जो अभी भी सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। ज्ञान की इस कभी न खत्म होने वाली खोज में हमेशा कुछ नया होता है, तो अपनी इस जिज्ञासा को जिंदा रखना है, क्योंकि अगला सफर और भी रोमांचक होने वाला है।